जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब नहीं लेती जब आप इसे चाहते हैं। जिंदगी खूबसूरत मोड़ तब लेती है जब आप इसे कमाते हैं। दोस्तों, ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन है पंचायत के एक्टर विनोद की, जिन्हें आप सभी जानते हैं। और विनोद आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा मोस्ट लव्ड कैरेक्टर जिसे शायद पूरे भारत में प्यार दिया गया है। चुनौतियां भुलाता बहुत है ना भैया, तो इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है, गरीब आदमी है। और आज आप देख रहे हैं सभी जीरो टू हीरो, और आप सभी जानते हैं कि इस जीरो टू हीरो में हम ऐसे लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो सड़क से उठकर आसमान को छू जाते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बन जाते हैं। और आज बारी है विनोद की। आप सभी के सामने आज पूरे विनोद की पूरी कहानी लेकर आऊंगा कि कैसे उन्होंने कहां से अपनी शुरुआत की, कैसे वे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने मुंबई तक का सफर अपना तय किया, और साथ में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने अपनी फिल्म का प्रदर्शन कैसे किया। हम सभी जानते हैं दुनिया का बहुत ही बड़ा एक ये सौभाग्य है फिल्म इंडस्ट्रीज का कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस के अंदर होता है, और वहाँ पे जाके अपनी फिल्म का प्रदर्शन करना एक किसी देश के लिए बहुत ही बड़ा ये गौरव का क्षण होता है कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जाना। और हम सभी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एक छोटा सा किरदार निभाने वाले विनोद जो कि पंचायत में उन्होंने किया था, और आज वे कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही शानदार एक सफ़र है विनोद का। मैं बार बार उनका नाम विनोद यहाँ पे आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन उनका असली नाम है अशोक पाठक। बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, और जिनकी शुरुआत होती है बिल्कुल एकदम शुरू से। हम शुरू करते हैं कि बिहार से आते हैं, मतलब उनकी जो पूरी की पूरी जो फैमिली थी, उनका जो पूरा घर था वो बिहार के अंदर था। पूरी जॉइंट फैमिली थी। उनके फादर के 3 भाई थे, 2 बहन थी, दादा दादी थे, वे सभी बिहार के अंदर रहते थे। उसके बाद बिहार के अंदर उतना ज़्यादा कमाई का स्रोत नहीं था, कोई ज़्यादा कमाने के साधन नहीं थे। तो उनके पिताजी नौकरी करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हरियाणा चले जाते हैं। मतलब 2 ही शहर होते हैं, हरियाणा या दिल्ली या कोई भी ऐसे बड़े शहर जहाँ पे जाके वे काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो वे चले जाते हैं। उसके बाद अपने दोनों भाइयों को भी वे वहाँ पे बुला लेते हैं, और एक कंपनी में वे एक छोटी सी कोई संस्था होती है उसके अंदर काम करने लगते हैं। वहाँ भी कोई बड़ा कोई अच्छा काम वे नहीं कर पाते, मे बी कुछ लोहे का या कुछ ऐसा उठाने करने वाला वो काम वे करते हैं। देन इसके बाद में थोड़े दिन के बाद में वे अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला लेते हैं। मतलब इतना इस्टेब्लिश थोड़ा बहुत हो जाते हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण वे कर सके। तो पूरी की पूरी फैमिली उनकी शिफ्ट हो जाती है फरीदाबाद हरियाणा में। और वहाँ पे जब ये सब हो रहा होता है तब विनोद यानी कि अशोक पाठक उनकी माँ के पेट में होते हैं, और फिर वे फरीदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जब विनोद का जन्म होता है, चूँकि विनोद उनके घर में सबसे बड़े रहते हैं, उसके बाद उनका एक और उनकी बहन का जन्म होता है, फिर उनके एक भाई का जन्म होता है। तो ऐसे करके एक छोटी सी फैमिली, मतलब 2 भाई 1 बहन। उनके भाई को शुरू से ही मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, उनके होंठ से रिलेटेड या माउथ में कुछ उनका प्रॉब्लम था, तो उनका शुरू से इलाज वगैरह किया जाता था। उनके पिताजी जो भी थोड़ा बहुत काम करते थे उससे उनके घर का गुजर बसर चलता था। और उनके भाई भी जो कि शुरू से ही बीमार रहते थे, तो उनका भी इलाज उनके पिताजी के पैसों से किया जाता था। क्योंकि घर में बस इतना था कि वे ठीक ठाक थोड़ा बहुत खाना खा सकते थे और अपने घर का पालन पोषण कर सकते थे। इससे ज़्यादा उनके पास में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, घर भी कोई उनका ख़ास नहीं था। सो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और जब थोड़ा टाइम जब गुजर जाता है तो उनके पिताजी थोड़ा और काम में उनके कोई जो उनके पिताजी के दोस्त रहते हैं, तो उन्हें कोई दूसरा कोर्स करवा देते हैं। तो उससे उनके पिताजी का थोड़ा जॉब में परिवर्तन आ जाता है, और कोई थोड़ा सा अच्छा काम उनके पिताजी को वहाँ पे मिल जाता है। देन इसके बाद में विनोद थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो घर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। उनके पिताजी की महत्वाकांक्षाएं जो हैं थोड़ी सी बढ़ जाती है कि भाई हो सकता है कि हमारा जो विनोद है, हमारा जो अशोक है, वो आगे जाके कुछ करे। और शुरू से ही पूरे घर वालों को ऐसा लगता है कि विनोद अशोक कुछ करेंगे।
लेकिन अशोक की संगति बहुत ही ख़राब हो जाती है। वे अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ में रहने लग जाते हैं, संगत में रहने लगते हैं। तो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीज़ों में अशोक पड़ जाते हैं। अब इन सब चीज़ों में पड़ने के बाद में उनके पिताजी जब किसी दिन उन्हें देख लेते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। सोचते हैं कि यार मैं तो इससे उम्मीद लगाए बैठा था कि ये कुछ करेगा, परिवार की इस गरीबी को वो शायद हटाएगा, लेकिन ये तो खुद इन सारी गलत संगत में लिप्त हो गया है, गलत चीज़ों में ये फंस गया है। तो आई थिंक उनके पिताजी को ये भरोसा होता है कि यार ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। फिर विनोद और थोड़ा सा बड़े होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार विनोद नाम यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि सभी लोग उन्हें विनोद के नाम से जानते हैं, विनोद के नाम से जानते हैं। विनोद भी नहीं, विनोद, मतलब वो वी वाला विनोद नहीं है, वो विनोद है। तो वो विनोद के नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं। तो मैं विनोद यहाँ पे बार बार आप सभी को कह रहा हूँ। उनका असली नाम अशोक पाठक है। और थोड़े दिन के बाद में जब वे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो गांव के ही जहाँ पे वे रहते हैं फरीदाबाद में, वहीं छोटे मोटे स्कूल में उनकी पढ़ाई होती रहती है और पढ़ाई में एकदम एवरेज स्टूडेंट रहते हैं। तो जब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब पिताजी ने उन्हें गुटखा खाते सिगरेट पीते हुए देख लिया तो उन्हें लगता है कि यार मुझे भी अब कुछ काम करना चाहिए, परिवार का मुझे भी हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि माँ भी उतना सक्षम नहीं थी कुछ कि वो दूसरा कुछ काम कर पाए। पिताजी भी कोई ख़ास काम करते नहीं थे, उतना करते थे कि जिससे घर चल पाए। फिर उसके बाद विनोद अपने चाचा जी के साथ में रुई बेचने का काम करने लगे। दोस्तों, रुई बेचने का काम यहाँ पे विनोद ने शुरू कर दिया और गांव-गांव, शहर-शहर वो लोग 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर तक साइकिल से रुई बेचने का काम करते थे। और चूँकि 50-60 रुपये का कोई बंडल वहाँ पे आता था, तो विनोद ने खुद कई बार इंटरव्यू में कहा है कि मैं 70 रुपये में दुकान वालों को वो बेच दिया करता था। और मेरे अंदर वो थोड़ी सी एक्टिंग स्किल जो थी वो शुरू से ही थी। तो मैं 50 रुपये की चीज़ को कैसे भी करके कि भाई मैं पढ़ता भी हूँ, मेरा थोड़ा गरीब हूँ, तो ऐसे करके वो थोड़ा माहौल बना के 50 रुपये की चीज़ 70 रुपये में टिपा देते थे। अब ऐसे करके उनका चल रहा था। अब थोड़े ही दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनके पिताजी की जिंदल कंपनी में सरकारी नौकरी लग गई। मतलब सरकारी इन द सेंस के छोटा मोटा उनको काम मिल गया था, लेकिन नौकरी उनकी पक्की हो गई थी। तो उनका परिवार फरीदाबाद से हिसार शिफ्ट हो गया। अब हिसार में शिफ्ट होने के बाद में ऐसा था कि यहाँ पर 12वीं कक्षा तक विनोद पढ़ चुके थे और बहुत ही ख़राब स्टूडेंट थे। मे भी 40% अंक उनके 12वीं क्लास में आए थे। तो इसके बाद हिसार में उनका परिवार शिफ्ट हो गया। अब क्या करें इसके बाद? तो विनोद ने ये सोचा कि भाई मैं अब क्या करूं, कुछ काम धंधा पकड़ लूं। पिताजी भी कहते थे कि भाई कुछ नौकरी वोकरी कर ले या कुछ ऐसा कर ले, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। तो कुछ दोस्त थे उनके जो उन्हें कहते थे कि भाई एक काम कर, तू ना BA कर ले, MA कर ले, BA कर ले और ग्रेजुएशन कर लेगा तो हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद में तुझे कोई और अच्छी नौकरी मिल जाए या कुछ अच्छा काम तुझे मिल जाए। तो हिसार में ही फिर वहाँ पर हरियाणा के रोहतक में जो जाट कॉलेज है, वहाँ से वे BA की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अब BA की पढ़ाई करने जाते हैं तो पहली बात तो उनका उतना अच्छे खासे नंबर 12वीं क्लास में होते नहीं हैं, लेकिन जुगाड़ से उनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अब कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद में उनके एक साथी रहते हैं दिलीप तिवारी। दिलीप तिवारी जी उनको किसी दिन, दोनों साइकिल से कॉलेज जाते थे, तो एक दिन कहते हैं कि यार अपन ना थिएटर करते हैं। अब यहाँ तक 12वीं कक्षा तक आई थिंक ये बात 2001-2 के आसपास की है, जब ये सब चल रहा था। तो वहाँ पे दिलीप तिवारी कहते हैं कि यार थिएटर कर लेते हैं। अब थिएटर के बारे में विनोद कुछ भी नहीं जानता वहाँ तक। तो कहता है यार थिएटर में क्या होता है? तो तिवारी जी कहते हैं कि एक यूथ फेस्टिवल अभी होने वाला है, तो अपन नाटक करते हैं। कॉलेज के अंदर ही एक नाटक होने वाला है और यूथ फेस्टिवल में मतलब हमारे कॉलेज की टीम दूसरे किसी जगह पे जाएगी, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगी, तो हम भी उसमें हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ तक फिर भी उसने सोच लिया था, सुन लिया था विनोद ने, लेकिन इतना कोई फिक्स नहीं था कि भाई मुझे ऐसा करना ही है। इसके बाद वहाँ पे उनके कॉलेज में एक वर्कशॉप होती है जिसमें अजीत रॉय करके कोई व्यक्ति होते हैं, वो वर्कशॉप में कहानी सुनाते हैं। अब वो कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनते समय विनोद इतने ज़्यादा मग्नमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यार वाकई में ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है और मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद हैं जहाँ मैं किस्से कहानी सुनाऊँ, एक्टिंग करूँ। तो वहाँ से उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आ जाता है। तो फिर उसके बाद में कॉलेज में ऑडिशन होते हैं प्ले के लिए, नाटक के लिए, जो कि यूथ फेस्टिवल में उनके कॉलेज से जो टीम परफॉर्म करने वाली है।
तो उसमें ऑडिशन के लिए विनोद जी भी चले जाते हैं। अब विनोद वहाँ पे जाता है तो जब ये सब बैठे रहते हैं तो उन्हें एक टास्क दिया जाता है कि भाई ये फला फला एक्टिंग करके दिखानी है। तो विनोद वहाँ पे अपना करके दिखा देता है। तो करीब 9-10 लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होता है नाटक के लिए। तो वहाँ तक ये चीज़ होती है। उसके बाद जब नाटक की रिहर्सल होती है तो इन्हें कोई छोटा सा रोल दिया जाता है, और उस नाटक का पूरा सार था कोई पागल के ऊपर वो नाटक था, और लीड कैरेक्टर उसमें कोई पागल मतलब पागल का किरदार लीड कैरेक्टर निभाने वाला था। तो जो लीड कैरेक्टर निभाता है वो बंदा थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है कि अरे यार ये कैसा नाटक है, क्या इसमें तो कोई मज़ा नहीं आएगा, तो वो बीच में ही वो नाटक छोड़ देता है। अब उसके जो डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार ये ऐसे कैसे इसने बीच में छोड़ दिया, अब कैसे करेंगे। तो विनोद को क्या था कि वो जो पूरी स्क्रिप्ट थी, वो जो पूरी लाइंस थी, वो अपने कैरेक्टर से ज़्यादा वो पागल की बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद थी, क्योंकि पागल का किरदार बहुत बड़ा था, उनका बहुत छोटा सा किरदार था उसके अंदर था। तो वहाँ पे विनोद अपने डायरेक्टर जो भी उन्हें नाटक करवा रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि सर मैं कर सकता हूँ क्या ये। तो बोले तुमको याद है क्या? तो बोले हाँ। तो विनोद परफॉर्म करके दिखाता है, और विनोद जब 5 मिनट परफॉर्म करता है तो उसके बाद उनके जो डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं वो कहते हैं कि यार इसने तो कमाल कर दिया। बोले कैसे तुमने किया ये? बोले सर मेरे को पूरा याद है और मैं कर लूँगा ये। तो वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं वो डायरेक्टर को फ़ोन लगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि सर ये ऐसा ऐसा एक लड़का है और ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है, आप देखिए आके। अब वो आते हैं तो वो भी देखते हैं, तो बहुत शानदार वहाँ पे विनोद परफॉर्म करता है। और इससे पहले विनोद ने कुछ भी सीखा हुआ नहीं होता है, बस वो अपना उसका बाय गॉड अपन बोल सकते हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको वो आशीर्वाद था कि उसने वो किया वहाँ पे। देन उसके बाद में कॉलेज की पूरी टीम यूथ फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व करती है, और नेशनल लेवल पे वो उनकी जो कॉलेज है वो जीत के आता है, और वहाँ से शुरुआत होती है विनोद की अपने एक्टिंग की सफ़र की। और लगातार 4 साल तक विनोद अपने कॉलेज में एक्टिंग करते हैं। नंबर 1 बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हें अपने कॉलेज में मिलता है। काफ़ी कलर्स वाइज उनको कैटेगराइज करते हैं कि कलर, ये कलर, वो कलर, ऐसे करके उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान वहाँ पे मिलता है, और काफ़ी उनको एक्टिंग के लिए कहा जाता है कि भाई तुम इसमें आगे बढ़ो। अब ये 3-4 साल यहाँ पे विनोद जब रहते हैं तो इसके बाद उनका BA कंप्लीट हो जाता है। अब उन्हें लोग कहते हैं कि भाई अब इसके बाद क्या, इसके बाद अब तुम ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई चीज़ है। हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा वो मतलब एक्टिंग का एक स्कूल है जहाँ पे बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ से निकले हैं। तो लोग उन्हें कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे ट्राई करो, यहाँ से तुम जब निकलोगे तो तब तुम्हारे जीवन में कुछ अलग होगा। तो विनोद NSD के लिए तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे थिएटर उनका चल रहा था, थिएटर भी कर रहे थे, कॉलेज में भी अपना एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वे अब NSD की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अब NSD के लिए क्वालिफाई करने का जब आता है, जब वे उसकी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे विनोद का सिलेक्शन नहीं होता। विनोद इतना ज़्यादा उसे टूट जाता है कि यार मैंने इतनी तैयारी की, लोगों ने क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया था, अरे विनोद भाई तू तो, अशोक नाम था उनका, मैं बार बार विनोद कह रहा हूँ कि भाई नहीं तू तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर है, और तू तो ऐसा करेगा। पेपर्स में भी काफ़ी उनके फ़ोटोज़ वगैरह आते थे, उनके पिताजी भी काफ़ी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे कि भाई अब तो हमारा अशोक सेटल हो गया, अब उसको काम मिल जाएगा अच्छा। लेकिन जब उनका NSD में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं है, सब ये फालतू की बातें थी, लोग मुझे बोलते थे, और ये कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं 1% भी नहीं हूँ। फिर कोई उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, NSD में कई साल लगते हैं तैयारी करने में, तू कर, एक बार और कर। तो 1 साल अब यहाँ पे एक बार फिर से तैयारी करते हैं, लेकिन दूसरी बार में फिर से NSD क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जब वो दूसरी बार क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो मेरा सब कुछ ख़त्म है, अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। तो जिंदल कंपनी में ही वे नौकरी करने लगते हैं। उन्हें कोई वाटर इंचार्ज वगैरह कुछ बना दिया जाता है वहाँ पे, तो वो सब चीज़ों की नौकरी करने लगते हैं, और 1 साल तक वे लगातार वहाँ पे नौकरी करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ एक्टिंग वैक्टिंग में तो कुछ है नहीं मेरे पास में। फिर कोई उन्हें ज्ञान देता है कि भाई NSD के अलावा लखनऊ में भारतेंदु अकादमी है, तू ना वहाँ पे ट्राई करे एक बार। तो विनोद वहाँ पे खुश हो जाते हैं कि यार मतलब
ऐसा था कि चाहते तो वे किसी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो पैसा लेके सिखाते हैं, लेकिन विनोद की इतनी अच्छी मतलब आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वे किसी भी प्राइवेट संस्थान में जाके अपनी एक्टिंग की पढ़ाई करें, क्योंकि उनका ये था कि वे पढ़ाई लिखाई करके ही वे एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते थे, वे ऐसे ही मुंबई जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने भारतेंदु अकादमी जो लखनऊ में स्थित है वहाँ पे अप्लाई किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनका सिलेक्शन हो जाता है। बस अंतर इतना सा था कि NSD 3 साल का होता है और ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पे विनोद जाते हैं और 2 साल लगातार बढ़िया मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में BA में भारतेंदु अकादमी में वे टॉप करते हैं, टॉप कर जाते हैं उतने सारे स्टूडेंट के बीच में। और 1 साल की फिर उसके बाद में 2 साल होने के बाद इंटर्नशिप करते हैं। तो ये सब 2006, 7, 8 के दरमियान चल रहा था। फिर वहीं इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने एक फिल्म उनको एक कोई छोटी सी कोई फिल्म होती है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है, ऑडिशन देते हैं वे पहली बार। शुद्र द राइजिंग ऐसे करके उस नाम की कोई फिल्म होती है, उसमें वे कोई अच्छा सा रोल करते हैं और 5 मिनट का शानदार सा कोई क्लाइमैक्स का रोल भी उनका होता है। वो सब पहली बार उन्होंने ऑडिशन वगैरह उस समय फेस किया था। देन इसके बाद में अब वक्त आ गया है कि उनका जब वो पढ़ाई पूरी हो गई है, अब वे मुंबई जाएं। तो 2009 में ये फिल्म उन्होंने करने के बाद में अब ऐसा रहता है कि वे मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वहीं हरियाणा में उन्हें कोई सजेस्ट करता है कि भाई तू कॉमर्शियल एक थिएटर, एक नाटक कर ले, इससे तुझे जो भी पैसे मिलेंगे इसको लेके तू मुंबई चले जाना। तो कोई कॉमर्शियल नाटक वे वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। उन्हें 40,000 रुपये उस नाटक के मिलते हैं और वे 40,000 रुपये लेके वे मुंबई की तरफ अपनी यात्रा चालू कर देते हैं। उन्हें ऐसा और ये उनका टारगेट था कि ये 40,000 रुपये जब तक मेरे पास है तब तक मैं मुंबई में रहूँगा और इसके अलावा अगर मुझे काम नहीं मिला तो बैक टू हिसार। तो 40,000 रुपये लेके जाते हैं और जाने के दूसरे तीसरे दिन ही वे कोई ऑडिशन देने जाते हैं और सोनी मिक्स का कोई शूट होता है, उसमें वे सिलेक्ट हो जाते हैं और 2,500 रुपये उन्हें वहाँ पे मिलते हैं। तो वे हैप्पी हो जाते हैं कि यार मैं तो पहले दूसरे दिन ही मेरे साथ इतना अच्छा हुआ और मुझे 2,500 रुपये मिले। थोड़े ही दिन के बाद में, मुश्किल से 7-8 दिन के बाद में ऐसा हुआ कि उन्हें मरीन ड्राइव पे वे घूम रहे थे और वहाँ उनके पास में एक कॉल आ जाती है कि भाई आपका ना सिलेक्शन हुआ है डोमिनोज के ऐड के लिए। अब डोमिनोज के ऐड के लिए जब उनके पास में फ़ोन आता है तो वे विश्वास नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे पागल बना रहा है, क्योंकि जब उन्हें कहा जाता है कि भाई तुम्हें ना इसके लिए 1 दिन का 70,000 रुपये मिलेगा और 2 दिन का शूट है तो 1,40,000 रुपये तुम्हें वहाँ पे उसका अमाउंट, उसका पेमेंट मिलेगा, तो वे विश्वास नहीं करते कि यार ये ना कोई मेरा कोई काट रहा है, ये तो गलत बात है, कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। पर उसे कहा जाता है कि नहीं भाई ये सही है, आप एक बार आइए ऑफिस में मिलिए। और ऐसे करके उनका जब ये बुक हो जाते हैं तो शूट करते हैं। 1,40,000 रुपये, मतलब मुंबई जाने के पहले ही महीने में विनोद हो गया लखपति। अब विनोद को ऐसा लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी का मतलब एक पीक टाइम आ गया है और मैंने सब कुछ मतलब पहले ही महीने में मैंने देख लिया है। और उनके परिवार को भी वे मतलब फ़ोन करते हैं, मैसेज करते, पैसे भेजते हैं, तो फैमिली भी एकदम हैप्पी हो जाती है कि भाई इतने सालों का जो संघर्ष है, जो मेहनत थी वो सफल हो रही है। थोड़े दिन के बाद में उन्हें एक हिंदी फीचर फिल्म बिट्टू बॉस, जो कि पुलकित सम्राट जिसमें लीड कैरेक्टर हैं, वो ऑफ़र हो जाती है। उसमें भी वे अपना किरदार निभाते हैं और 2012 में ये फिल्म रिलीज़ होती है। लेकिन 2012 में ये फिल्म रिलीज़ होती है, इसे उतनी सराहना नहीं मिलती और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरे तरह से पिट जाती है। इसके बाद विनोद और भी कई सारे ऑडिशन को फेस करते हैं, जाते हैं, अपने फिल्म का जो भी कुछ है दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से डाउनफॉल होना चालू हो जाता है। मतलब एक समय ऐसा लग रहा था विनोद को कि अब मैं सेटल हो गया हूँ, सक्सेस हो गया हूँ, लेकिन यहाँ एक्टर की लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती, ये तो हम सभी जानते हैं। तो जब एक फिल्म की वो नहीं चली तो उसके बाद उनके पास में कुछ अच्छे खासे कुछ प्रोजेक्ट नहीं आए, तो कुछ छोटे मोटे काम करने लगे। किसी फिल्म में कोई ड्राइवर का रोल, किसी में कोई चौकीदार का रोल, और मतलब उनका स्टीरियोटाइप एक इमेज बन गया था कि उन्हें बस ड्राइवर, चौकीदार, गार्ड और इसी तरह के कुछ छुटपुट उन्हें रोल मिल जाया करते थे। अब 2013, 14, 15 तक इस तरह की चीज़ें चलती रहीं।
देन इसके बाद में जब उन्हें लगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब उनका ऐसा था कि जीवन यापन उनका चल रहा था लेकिन इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं हो रहा था। मतलब वे एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे, कुछ अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन ये सब उनको नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ से फिर उन्हें कोई कहता है कि भाई पंजाबी सिनेमा में काफ़ी स्कोप है, तो पंजाबी सिनेमा में ट्राई करते हैं, और पंजाबी सिनेमा में भी उन्हें अच्छे खासे कुछ रोल मिलने लग जाते हैं। तो वहाँ से उनका थोड़ा सा जो वर्डन था थोड़ा सा कम होता है और उन्हें थोड़ा काम अच्छा मिलने लगता है। वो भी उतना अच्छा नहीं मिलता लेकिन फिर भी अच्छा, कि जिससे वे अपने घर को चला सके, अपना जीवन यापन कर सके, मुंबई में रह सके, इतना काम उन्हें पंजाबी सिनेमा से मिलने लगा। ये सब चीज़ें चलती रही और लगभग 2019-20 तक ये सब चलता रहा। इसके बाद उन्हें पंचायत ऑफ़र हुई और पंचायत में उन्हें विनोद का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ। विनोद का कैरेक्टर उन्होंने किया और विनोद का कैरेक्टर करने के बाद भी लोगों को ऐसा था कि जब उनका मीम्स वगैरह वायरल हुए तो उन्हें खुद को नहीं पता था कि यार ये क्या हो गया। अचानक से मतलब एक सोशल मीडिया के ऊपर बाढ़ आ गई और देख रहा है विनोद अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमा, तो वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोगों ने काफ़ी उसे सराहा, एंजॉय किया। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये कोई बहुत सारे लोगों ने इमेजिन किया कि ये कोई गांव का ही कोई बंदा होगा जिससे ये कैरेक्टर करवा लिया। लोगों को नहीं पता था कि ये बंदा जो इस रोल को जिसने किया है ये कितना संघर्ष करके, कितना मतलब उस चीज़ की पढ़ाई करके ये यहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड की भी एक फ़िल्म की और हॉलीवुड के प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए, लेकिन लोगों को ये सब नहीं पता, उन्होंने काम किया है। देन इसके बाद में जब पंचायत रिलीज़ हुई और पंचायत के सेकंड पार्ट में भी उन्हें लिया गया, और जहां वो 5-7 मिनट का जो उनका किरदार था पंचायत 3 में वो बढ़ के कम से कम वो पूरे एपिसोड में आई थिंक वो इतना बढ़ गया और लोगों ने विनोद को इतना ज़्यादा प्यार किया कि वो इंडिया का मोस्ट लव्ड कैरेक्टर बन के लोगों के सामने आ गया। और आई थिंक हम सभी जानते हैं कि कितना प्यार लोगों ने विनोद को दिया है। और हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म सिस्टर मिडनाइट सिलेक्ट हुई और वे कांस में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए। और जब फिल्म को प्रदर्शित वहाँ पे किया गया, क्योंकि कहा जाता है कि मक्का मदीना फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल को कहा जाता है, वहाँ पे तमाम देश विदेश से लोगों की फिल्में वहाँ पे आती हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े फिल्म समीक्षक वहाँ पे होते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। तो राधिका आप्टे भी उस फिल्म में मेन लीड में भी उस फिल्म में अशोक पाठक के साथ में है, विनोद के साथ में। तो जब उस फिल्म को दिखाया गया तो करीब 10 मिनट तक ऑडियंस ने खड़े होकर उस फिल्म के लिए तालियां बजाई। और वो क्षण था जब विनोद आई थिंक अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आंखों से उस समय बहुत ज़्यादा आंसू बह रहे थे। और शायद वे कहते हैं कि मेरा जो 13-14 साल का वो जो सफ़र था 2010 से 2014 तक, 2024 तक, तो वो शायद आज पे हो रहा था उसका, कि लोगों ने उस फिल्म को इतना सराहा और विदेश के अंदर लोगों ने उस फिल्म को इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया और भारत का उन्होंने मान बढ़ाया, अपनी फिल्म को लेकर वहाँ तक पहुँचे। तो आई थिंक वो जर्नी थी फरीदाबाद से मुंबई तक, मुंबई से फ्रांस तक। तो लोगों के दिलों पर विनोद ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है और आई थिंक हम ये गुड विशेष हमारी विनोद को देते हैं, अशोक पाठक को देते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी व्यक्ति विशेष पर अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे बताएं कि आप किसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। एंड ज़ीरो टू हीरो ये चैनल है जहाँ पे हम ऐसे लोगों की कहानी सुनाते हैं जो सड़क से उठकर आसमान को छू जाते हैं, यानी कि ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।